हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोव एकेडमी। आज से हम लेबर लेजिस्लेशंस जो कि लेबर लॉज हैं उन्हें शुरू करेंगे और इसमें हम सबसे पहले उन एक्ट से शुरू करेंगे जो कि कोड ऑन वेजेस 2019 में सब्स्यूम हुई है। ठीक है, इसमें टोटल 4 एक्ट्स हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, उसके अलावा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो कि 1976 में आई हुई थी। ठीक है, तो ये 4 एक्ट्स कोड ऑन वेजेस 2019 में सब्स्यूम की गई हैं और इन्हें मिलाकर एक कोड बनाया गया है जो कि कोड ऑन वेजेस 2019 है। और ये चारों ही लेबर कोड्स जो हैं वो नवंबर 2025 से पूरे इफेक्ट में इंडिया में अब हैं। इसके बाद भी हम इन एक्ट्स से पढ़ना शुरू करेंगे और उसके 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले हम 2025 का जो यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस है उसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, उसमें कोड ऑन वेजेस जो न्यू कोड्स हैं उसका मेंशन सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम एक्ट से शुरू करेंगे। और दूसरा रीज़न ये है, जो कोड ऑन वेजेस है इसमें और पुराने एक्ट्स में मेजर डिफरेंसेस नहीं हैं। ठीक है, माइनर डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम कोड ऑन वेजेस की जो एक सेपरेट क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे, तो आपका ओवरऑल सारे एक्ट्स कवर होंगे। और अगर इन एक्ट्स को आप अलग से पढ़िए या फिर कोड ऑन वेजेस के साथ पढ़िए, आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना एक सेपरेट एक्ट में पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इसे मान लीजिए कि ये कोड ऑन वेजेस का पहला पार्ट है। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस होंगे उन्हें हम कोड ऑन वेजेस वाली क्लास में कवर कर लेंगे, तो आपका कोड ऑन वेजेस जो है वो भी कवर हो जाएगा पूरे तरीके से। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1933 का ही एक एक्ट है जो कि रॉयल कमीशन सेटअप हुई थी 1929 में, जिसके चेयरमैन J.H. विटली थे, जिसे विटली कमीशन भी कहते हैं। उसके रिकमेंडेशंस पर ये एक्ट लागू की गई थी या फिर लाई गई थी। नाउ इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला है टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, यानी कि वेजेस को टाइम पर पेमेंट किया जाए और वेज पीरियड्स को फिक्स किया जाए। इस एक्ट में कोई भी वेज पीरियड जो होगा, एक सिंगल वेज पीरियड 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 1 मंथ। 1 महीने से कम हो सकता है, यानी कि वीकली हो सकता है एंड डेली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है एंड मंथली हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा का एक वेज पीरियड नहीं हो सकता। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ पेमेंट, फेयर एंड फुल पेमेंट मिलना चाहिए वर्कर्स को। प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्रेरी डिडक्शंस, यानी एम्प्लॉयर अपनी मन मर्जी से जो चाहे डिडक्शन नहीं कर सकता, सिर्फ वही डिडक्शंस कर सकता है जो इस एक्ट में प्रोवाइडेड हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी वर्कर है और वो क्या काम करता है या फिर उसे वेजेस कितने दिए जाते हैं, उसके डिडक्शंस कितने हैं, तो ये सभी एक रजिस्टर में रिकॉर्ड के तौर पर एम्प्लॉयर को रखने होते हैं। नाउ सेक्शन वन बेसिकली इन एक्ट्स का ये बताता है कि उनका स्कोप कितना है। ठीक है, और कौन कौन इस एक्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एक्ट जो है पूरे इंडिया में अप्लाई होती है और वर्किंग प्लेसेस मेनली फैक्ट्रीज, रेलवेज। अब वो रेलवेज चाहे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करता हो या फिर यानी कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली या फिर किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए चलाता हो उस इस्टेब्लिशमेंट को। एंड अदर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स, जिसकी डेफिनेशन अभी हम सेकेंड सेक्शन में पढ़ेंगे। नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो इन इस्टेब्लिशमेंट्स के अलावा, इन जगहों के अलावा और भी जगहों पर इस एक्ट को लागू कर सकती है, लेकिन उसके लिए 3 महीने का नोटिस उस जगह को, उस इस्टेब्लिशमेंट को देना ज़रूरी होगा। नाउ दिस एक्ट अप्लाइज इफ़ मंथली वेजेस ऑफ वर्कर्स आर 24,000 और लेस, यानी कि अगर वर्कर की वेजेस 24,000 या उससे कम हैं तो उस पर ये एक्ट अप्लाई होगी। ये 2017 में 24,000 हुआ है, उसके पहले 18,000 था। यानी कि टाइम टू टाइम ये बढ़ते रहते हैं और ये बढ़ते हैं NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक 5 ईयरली रिपोर्ट के बेसिस पर, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है। नाउ आते हैं डेफिनेशंस पर। डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक्ट का। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। अब देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिकली जिन मैटर्स पर या फिर जिन फील्ड्स पर, फैक्ट्रीज़ पर इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस बना सकती है, रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है, वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। बाकी अदर मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, बेसिकली जूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। नाउ एम्प्लॉयड पर्सन कौन होगा? ऐसा इंसान जो वेजेस के लिए काम करता है वो, और
डिसीज्ड वर्कर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे भी एम्प्लॉयड पर्सन ही माना जाएगा। सेम एम्प्लॉयर के भी केस में है, अ पर्सन हु एम्प्लॉयज वर्कर्स यानी कि जो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, और डिसीज्ड एम्प्लॉयर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एम्प्लॉयर ही माना जाएगा। नाउ फैक्ट्रीज क्या है? हर वो फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत इस्टेब्लिश की गई है, इस एक्ट में भी फैक्ट्री ही मानी जाएगी। अब सेक्शन 1 में जो हमने देखा था अदर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स, उसमें कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट्स आते हैं? उनमें ट्रैमवे, मोटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट आते हैं, अदर देन मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्सेस। ठीक है, ये सभी इसमें इंक्लूड नहीं होते। मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस जो हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट की मतलब इस एक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते। डॉक्स, वाफ एंड जेटी, माइंस, प्लांटेशंस, माइंस बेसिकली जो माइंस एक्ट में है वही, प्लांटेशंस प्लांटेशन लेबर एक्ट में जो है वही, वर्कशॉप्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस साइट्स, अदर इस्टेब्लिशमेंट्स एज द गवर्नमेंट स्पेसिफाइज, यानी इनके अलावा जो भी और इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब गवर्नमेंट जब भी नोटिफाई करती है तो वो अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए ही नोटिफाई करती है। अब वेजेस की डेफिनेशन, वेजेस क्या होते हैं? देखो, ऑल मॉनेटरी रेम्यूनरेशंस अर्नड, जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं सैलरी अलाउंसेस, ओवर टाइम पे, हॉलीडे, लीव पे। ठीक है, अब इन सैलरी अलाउंस में से वो अवार्ड या फिर सेटलमेंट भी इंक्लूड किए जाएंगे जो कोर्ट ने दिए हैं। अवार्ड सेटलमेंट बेसिकली डिसीजंस होते हैं कोर्ट के या फिर किसी भी अथॉरिटी के जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, उसे भी सैलरी अलाउंस में इंक्लूड किया जाएगा। ओवर टाइम भी वेजेस में ही आएगा, हॉलीडे पे या लीव पे भी वेजेस की डेफिनेशन में आता है। एडिशनल रेम्यूनरेशन पेएबल एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के हिसाब से, चाहे उसे बोनस का हो या कोई भी दूसरा नाम उसका हो, ये एक्ट में ही प्रोवाइडेड है। ठीक है, बट जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होता है जो कंपनी शेयर करती है, उसे वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ एडिशनल रेम्यूनरेशन पेएबल ही याद रखना। एनी अमाउंट पेएबल आफ्टर जॉब टर्मिनेशन, एनी अमाउंट अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स, तो इन सभी को वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन वेजेस डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। सबसे पहली चीज़, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से बोनस जो शेयर करते हैं एम्प्लॉयर, उसे वेजेस में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी एम्प्लॉयर अपने वर्कर को प्रोवाइड करता है, इन सभी में से या तो हाउस एकोमोडेशन, पानी या बिजली, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी कुछ हो वो वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड जो वर्कर्स का होता है, वो भी वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ट्रैवल अलाउंस वेजेस में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। स्पेशल एक्सपेंसेस फॉर वर्क एंड ग्रेचुटी, ग्रेचुटी बेसिकली एक थैंकफुल, हाँ कह सकते हैं एक थैंकफुल मॉनेटरी अमाउंट होता है जो कि रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। ठीक है, ये वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अलावा जो भी जॉब टर्मिनेशन के बाद अमाउंट पेबल होता है उसे वेज में कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ सेक्शन 3 में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अब देखिए, ये सेक्शंस जो हैं या सेक्शन नंबर जो हैं, इन्हें याद रखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेयरली ये क्वेश्चन आते हैं कि इस सेक्शन में क्या है या फिर इस सेक्शन के सब सेक्शन में क्या है, ये बहुत रेयर केसेस में आता है, तो आपको ये मत याद रखिएगा। बट इसके अंदर क्या है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 3 में है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि वेजेस देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एम्प्लॉयर की ही होगी। जो भी एम्प्लॉयर होगा किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे फैक्ट्री हो, रेलवे हो, वहाँ पर जो एम्प्लॉयर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अल्टीमेटली। बट एम्प्लॉयर चाहे तो इन पेमेंट्स के लिए किसी और को भी रख सकता है। फैक्ट्रीज में मैनेजर, अदर इस्टेब्लिशमेंट्स में सुपरवाइज़र होता है, रेलवेज़ में या तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन खुद या फिर कोई भी इंसान जिसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनेट करे, खुद नॉमिनेट करे कि आप पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए जिम्मेदार होंगे। और कॉन्ट्रैक्टर्स, अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। नाउ ये लोग पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट अगर ये फेल हो जाते हैं यानी वर्कर की पेमेंट नहीं कर पाते ये, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एम्प्लॉयर की, और उसे पेमेंट करना होगा वर्कर्स को। डिस्पाइट द फैक्ट कि इन लोगों को जो पेमेंट है, मान लीजिए एम्प्लॉयर इसको सुपरवाइज़र को पेमेंट दे चुका है कि वर्कर्स को पेमेंट कर दो, लेकिन इसने अभी तक नहीं की, किसी भी रीज़न से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली एम्प्लॉयर की आएगी। ओके, बाद में वो इससे रिकवर कर सकता है अपने सुपरवाइज़र से। नाउ
फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड्स, अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट फॉर पेइंग वेजेस मस्ट फिक्स अ वेज पीरियड। अब ये जो रिस्पॉन्सिबल है पर्सनस पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, यही एक वेज पीरियड भी डिफाइन करेंगे। कोई भी वेज पीरियड 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बेसिकली वेज पीरियड जो होंगे वो डेली बेसिस पर दिए जा सकते हैं, वीकली दिए जा सकते हैं, फोर्टनाइटली यानी कि हर 14 दिन में दिए जा सकते हैं, और मंथली बेसिस पर दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये वेज पीरियड्स डिसाइडेड हैं। फोर्टनाइटली बेसिकली 14 दिन का एक वेज पीरियड होता है, और ये ख़त्म होने के 2 दिनों के अंदर अंदर फुल पेमेंट वेजेस का किया जाता है। सेक्शन 5 टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। अब ये बहुत ईजी है। देखो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर 1000 से कम वर्कर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर 7 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट पूरा किया जाना चाहिए सभी वर्कर्स को। 1000 से कम है तो 7 दिन, और 1000 से ज़्यादा हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर। ओके, इतनी सी बात है बस। वर्कर्स 1000 से कम है तो 7 दिन, 1000 से ज़्यादा है तो 10 दिन। और जब भी एम्प्लॉयमेंट एंड होता है किसी वर्कर का, तो 2 दिनों के अंदर अंदर, 2 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर, जो भी टर्मिनेशन जब उसका हुआ है जिस डेट पर, उससे 2 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर उसका पूरा पेमेंट कर देना होगा। लेकिन अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट बंद ही हो जाती है, कोई फैक्ट्री है मान लीजिए वो बंद ही हो गई है, तो फिर मतलब इस केस में भी बंद होने के 2 दिन के अंदर अंदर 2 वर्किंग डेज उसका जो वर्कर्स हैं उनका पेमेंट हो जाना चाहिए। नाउ डॉक वगैरह जो है, डॉक, माइन, वाफ, जेटी, इन सभी में बैलेंस वेजेस फाइनल टनेज अकाउंट के बाद होता है। फाइनल टनेज अकाउंट के 7 दिनों के पूरे होने के बाद होता है। फाइनल टनेज बेसिकली डॉक्स वगैरह में एक वेट किया जाता है, जो भी उनका माल होता है शिप्स के ज़रिए जो आता है या फिर जो भी हो, उन सभी का जो जब माल उसे लोड करते हैं और अनलोड करते हैं, उसके पहले और बाद में उसका वेटेज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद 7 दिनों के कंप्लीट होने के बाद ही इसका पेमेंट होता है। ये स्पेशल केसेस हैं इसमें। ठीक है, नाउ ऑल पेमेंट्स मस्ट बी मेड ऑन अ वर्किंग डे। सारे जितने भी पेमेंट्स होंगे वो एक वर्किंग डे पर ही किए जाएंगे, किसी भी छुट्टी वाले दिन नहीं होंगे। गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन रेलवे वर्कर्स और डेली रेटेड PWD वर्कर्स फ्रॉम दिस रूल्स। यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो रेलवे वर्कर्स और जो डेली रेटेड PWD वर्कर्स हैं उनको इन रूल से अलग कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। नाउ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होगा? ये कोड ऑन वेजेस जो है 2019, उसमें भी करंट कॉइन्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंसेस उसमें भी नहीं है, बस इसके ज़रिए अच्छे से पढ़िए। नाउ क्या होगा, वेजेस किस तरीके से दिए जाएंगे? ठीक है, यानी कि किस फॉर्म में दिए जाएंगे? तो करंट कॉइन्स में दिए जा सकते हैं, सिक्कों में दिए जा सकते हैं जो कि आज के समय में रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, करेंसी नोट्स में दिए जा सकते हैं जो कि कैश पेमेंट्स को प्रमोट करेगा। चेक में दिए जा सकते हैं, या फिर 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ज़रिए एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, और इसे ही गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है। ठीक है, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई स्पेसिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स वेयर वेजेस मस्ट बी पेड ओनली बाय चेक और बैंक ट्रांसफ़र। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स में नोटिफाई कर सकती है कि पेमेंट जो होगा वेजेस का वो सिर्फ चेक और बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए हो, ताकि कैशलेस पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सके। नाउ सेक्शन 7 में बात होती है कि वेजेस में से डिडक्शन क्या क्या किए जा सकते हैं। सबसे पहला जनरल रूल तो यही है कि वेजेस को बिना डिडक्शन के पे किया जाना चाहिए, लेकिन वो डिडक्शन किए जा सकते हैं जो इस एक्ट में प्रोवाइडेड हैं। इस एक्ट में क्या क्या प्रोवाइडेड है? सबसे पहले फ़ाइन। ठीक है, फ़ाइन, उसके बाद एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, काम पर नहीं है, डैमेज और लॉस, जो भी वर्कर की गलती की वजह से जो भी डैमेज या लॉस हुआ एम्प्लॉयर को, वो डिडक्शन किया जा सकता है। हाउस एकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा रहा है तो, एमिनिटीज़ सर्विसेज जो भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये एमिनिटीज़ और सर्विसेज टूल्स या रॉ मटेरियल्स की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूल्स और रॉ मटेरियल्स तो एम्प्लॉयर के बेनिफिट की चीज़ हो गई ना। इससे अगर आप एम्प्लॉय को दोगे तो उसका डिडक्शन नहीं कर सकते आप। रिकवरी फॉर एडवांसेस, जो भी मनी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए वर्कर को दी है उसकी रिकवरी के लिए डिडक्शन कर सकता है, जैसे कि लोन्स या वेलफेयर फंड। ओके, हाउस बिल्डिंग लोन दिया हुआ है वर्कर को तो उसकी रिकवरी कर सकता है। इनकम टैक्स डिडक्शन कर सकता है। कोर्ट के ऑर्डर से कोई डिडक्शन कर सकता है, यानी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप ये डिडक्शन कर सकते हो। प्रोविडेंट फंड का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसका डिडक्शन अलाउड है। नाउ
नेशनल डिफेंस फंड, अब ये देखिए प्रोविडेंट फंड बेसिकली वर्कर का जो पार्ट होता है उस वही डिडक्ट कर सकता है, एम्प्लॉयर का पार्ट इसमें से वर्कर के वेजेस में से डिडक्ट नहीं कर सकता। इसे हम ईपीएफ वाली एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल डिफेंस फंड, लेकिन नेशनल डिफेंस फंड का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिटर्न ऑथराइजेशन से ही डिडक्ट हो सकता है, और ये रिटर्न ऑथराइजेशन जो होगी वो किसकी होगी, या तो एम्प्लॉयड पर्सन की, वर्कर की खुद, या फिर किसी ऐसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जिसका ये वर्कर मेंबर है उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की रिटर्न परमिशन के साथ, रिटर्न ऑथराइजेशन से ही ये नेशनल डिफेंस फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस परचेसेस का जिसमें वेलफेयर फंड और ट्रेड यूनियन की फ़ीस भी शामिल है, ठीक है। यानी अगर कोई वर्कर किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर है तो उसकी जो फीस होती है उसे एम्प्लॉयर खुद डिडक्ट करके ट्रेड यूनियन को दे सकता है। फिडेलिटी गारंटीड बॉन्ड्स जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है। रेलवे का लॉस, अब देखिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे से रिलेटेड हैं, 3-4 सब सेक्शंस जो हैं। रेलवे लॉस बेसिकली अगर कोई रेलवे वर्कर है जो कि नकली नोट एक्सेप्ट कर लेता है किसी कस्टमर से, मान लीजिए कोई कस्टमर है, मैं रेलवे टिकट बुक करने के लिए गया मान लीजिए, और वहाँ पर मैंने नकली नोट चला दिया और जो बिलिंग काउंटर पर था उसने एक्सेप्ट भी कर लिया बिना देखे, तो ये जो रिकवरी होगी ये गलती किसकी है, जो बिलिंग काउंटर पर बैठा हुआ था उसकी, और इसके लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिडक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये गलती ही बिलिंग काउंटर पर बैठे हुए आदमी की। लॉसेस इनकर्ड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू एम्प्लॉयज़ फेलियर टू हैंडल चार्जेस प्रॉपरली, यानी कि एम्प्लॉयज़ की गलती की वजह से जो भी रेलवे को लॉस हुआ है, यानी कि एम्प्लॉय ने अपने जो चार्जेस थे उन्हें ठीक से हैंडल नहीं किया, ठीक है, जो भी फ्रीट का चार्जेस थे या जितने भी चार्जेस होते हैं रेलवेज़ में उन सभी को अच्छे से हैंडल नहीं किया और उसकी वजह से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को लॉस हुआ है, वो भी डिडक्ट हो सकता है उसके वेजेस से। या फिर कोई रिफंड इनकरेक्टली कर दिया है किसी एम्प्लॉय ने, वर्कर ने, तो वो भी लॉस रिकवर कर सकती है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डिडक्ट कर सकती है वेजेस से। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, लेकिन ये सिर्फ प्रायर कंसेंट से ही, रिटर्न कंसेंट से ही डिडक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनका भी डिडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब अगर किसी वर्कर को पेनल्टी के ज़रिए मान लीजिए डिमोशन हो जाता है उसका या उसे सस्पेंड किया जा सकता है, तो उसे डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट फ्रॉम वेजेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो एक पेनल्टी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वेजेस में से डिडक्शन होना वो अलग चीज़ है। अगर उसे डिमोट किया जाता है, यानी डिमोशन हो जाता है, या फिर उसका इंक्रीमेंट रोका जाता है, या फिर सस्पेंड किया जाता है, तो वो डिडक्शन फ्रॉम वेजेस नहीं होगा। और मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी डिडक्शन की, अब ऐसा तो नहीं है ना किसी वर्कर से अगर गलती ज़्यादा हो गई तो उसके 100% वेजेस ही काट लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसकी भी एक लिमिट है। अगर पेमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की है तो मैक्सिमम 75% जो उसके टोटल वेजेस हैं उतना डिडक्शन किया जा सकता है, और बाकी सारे केसेस में मैक्सिमम 50% वेजेस डिडक्शन किए जा सकते हैं। नाउ अगर डिडक्शन एक्सीड हो जाते हैं इन लिमिट से, तो उनकी रिकवरी उस मैनर में होगी जैसा भी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ओके। नाउ फाइन, अब जो भी सेक्शन 7 में हमने देखे डिडक्शंस, उन्हें एक एक सेक्शन में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है एक्ट में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फ़ाइन क्या क्या होता है, देखो, फ़ाइन सिर्फ वो लगाए जा सकते हैं एक एम्प्लॉय पर जिन्हें एम्प्लॉयर एक नोटिस में लिस्ट करेगा और उस नोटिस को वर्क प्लेस पर डिस्प्ले करना होगा, यानी कि जिस भी जगह पर वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर एक नोटिस लगाया जाएगा, चिपकाया जाएगा, जिसमें सारे जो फाइन्स हैं, किन एक्ट्स पर फ़ाइन लगाया जा सकता है, उनके बारे में लिखा जाएगा उस नोटिस में। लेकिन ये नोटिस में जो भी फाइन्स लगाए गए हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट या फिर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के अप्रूवल से ही लगाए जाएंगे। नाउ बिफोर पुटिंग अ फाइन, वर्कर मस्ट बी गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन देयर साइड, यानी आप किसी वर्कर पर फाइन लगाओ उसके पहले उसे एक चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी यानी एक्सप्लेन कर सके खुद को कि उसकी गलती क्यों हुई, अपनी सफाई दे सके बेसिकली, ठीक है, उसको चांस मिलना चाहिए। मैक्सिमम फाइन लगेगा 3% ऑफ वेजेस फॉर दैट वेज पीरियड, यानी 3% से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं लगा सकते। नो फाइन फॉर वर्कर्स अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से कम के जितने भी वर्कर्स हैं उन पर फाइन नहीं लगाया जाएगा। फाइन कैन नॉट बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट और 90 डेज फ्रॉम द फाइन वॉज इम्पोज्ड, यानी कि
फ़ाइन ना तो इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा यानी कि सिंगल पेमेंट में लिया जाएगा। सेकेंडली, फ़ाइन जब भी इम्पोज हुआ है उसके 90 दिनों के बाद भी फ़ाइन रिकवर नहीं किया जाएगा। फाइन्स आर डीम्ड इम्पोज ऑन द डे ऑफ एक्ट और ओमिशन, यानी कि जिस दिन भी उसने वो एक्ट की है जिस पर फाइन लगता है उस दिन ही ऐसा माना जाएगा कि उस पर फाइन इम्पोज किया गया है। ऑल फाइन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा एम्प्लॉयर और उसमें सभी फाइन्स को लिख कर रखेगा, कलेक्टेड फाइन्स भी लिख कर रखेगा, और ये जो भी फाइन्स उसने रिकवर किए हैं उन सभी को यूज़ वो सिर्फ वर्कर के बेनिफिट में ही कर सकता है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के परमिशन से, अप्रूवल से, ठीक है। यानी जो भी फाइन वो कलेक्ट कर रहा है उन्हें सिर्फ वर्कर्स बेनिफिट में ही इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब देखो, डिडक्शन ऑन एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का सिंपल सा फंडा है, आप अगर हाफ डे के लिए नहीं आए तो आपके वेजेस हाफ डे के ही डिडक्ट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आधे दिन नहीं आए तो पूरे दिन के वेजेस डिडक्ट कर लिए जाएँ, ठीक है, या फिर 30 में से आप एक दिन नहीं आए तो आपके 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन के वेजेस डिडक्ट कर लिए जाएँ, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जितने भी टाइम के लिए आप एब्सेंट हैं ड्यूटी से या वर्क से उतने ही पार्ट के वेजेस डिडक्ट किए जा सकते हैं। ओके, डिडक्शंस कैन नॉट बी मोर देन प्रोपोर्शनल टू द टाइम एब्सेंट। मान लीजिए इफ़ यू मिस 1 आउट ऑफ 20 डेज यू विल लूज 1/20 ऑफ योर सैलरी, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसका एक स्पेशल रूल है, अगर 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जो एक साथ काम पर नहीं जाते, मतलब एब्सेंट हैं वर्क से बिना किसी प्रायर नोटिस के और ना ही कोई रीजनेबल कॉज था, तो पर वर्कर 8 डेज वेजेस डिडक्ट किया जा सकता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के हिसाब से। तो बेसिकली इससे बचने का एक मेन रीज़न ये है कि आपको एक प्रॉपर नोटिस देना होगा और उसमें एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए। नाउ इवन इफ़ अ वर्कर इज़ फिजिकली प्रेजेंट एट वर्क प्लेस, मान लीजिए कोई वर्कर है वो फैक्ट्री में गया हुआ है, एब्सेंट नहीं है वर्क प्लेस से, लेकिन तब भी उसे एब्सेंट माना जा सकता है अगर वो एक स्टे इन स्ट्राइक में है। स्टे इन स्ट्राइक बेसिकली आप काम पर गए हैं, काम वाली जगह पर आप गए हैं लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, उसे कहते हैं स्टे इन स्ट्राइक। या फिर आपका मन नहीं है काम करने का, अनरीजनेबल कॉज, ठीक है, जो कि रीजनेबल नहीं है कॉज, मन नहीं है काम करने का क्योंकि रीजनेबल कॉज नहीं है, इसके लिए वर्क एम्प्लॉयर जो होगा वो आपको वेजेस नहीं देगा। तो इन दोनों कंडीशंस में ऐसा माना जा सकता है कि वर्कर वर्क प्लेस से एब्सेंट था, आया ही नहीं है। सेक्शन 10, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। इसका सीधा फंडा ये है, जो भी डैमेज या लॉस वर्कर की गलती की वजह से एम्प्लॉयर को हुआ है उसका जो एक्चुअल अमाउंट है सिर्फ उतना ही एम्प्लॉयर डिडक्ट कर सकता है, रिकवर कर सकता है वर्कर से, वर्कर के वेजेस से, ठीक है। लेकिन इस केस में भी जो भी डिडक्शंस करेगा एम्प्लॉयर उससे पहले वर्कर को सफाई देने का एक मौका मिलना चाहिए। ऑल डिडक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, अगेन रिकॉर्ड होने चाहिए ये। सेक्शन 11, डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि एम्प्लॉयर आपको जो भी सर्विसेज या अमेनिटीज़ दे रहा है, अकोमोडेशन दे रहा है, मान लीजिए हाउस अकोमोडेशन दे रहा है या मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो उसका डिडक्शन भी वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ व्हाट वाज सप्लाइड। मान लीजिए एम्प्लॉयर आपको 100 रुपये की कोई फैसिलिटी दे रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, लेकिन उसके लिए उसने 1000 रुपये काट ली, तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ 100 रुपये ही काट सकता है। नाउ डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। अब देखिए इसमें एडवांसेस गिवन बिफोर एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए एक वर्कर है, उसके एम्प्लॉयमेंट से पहले यानी काम शुरू करने से पहले ही एम्प्लॉयर ने उसे एक शॉर्ट टर्म लोन दिया है किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने के लिए या शिफ्ट होने के लिए, ठीक है, ताकि वो उस जगह पर काम कर सके, तो इसकी भी रिकवरी वो कर सकता है, ठीक है। एडवांसेस गिवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें कंडीशन सेट करेगी वो इसमें मानी जाएंगी। एडवांस बेसिकली कोई भी मान लीजिए हाउस बिल्डिंग लोन अगर वर्कर को दिया एम्प्लॉयर ने तो उसकी रिकवरी कर सकता है। एडवांसेस फॉर वेजेस नॉट येट अर्नड। अब देखिए नॉट येट अर्नड इसका सीधा सीधा मतलब है एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी या फिर इस केस में वेज, ठीक है। नॉट येट अर्न मतलब आपको पैसा मिल चुका है लेकिन आपने अभी तक उसे कमाया नहीं है,
मान लीजिए आपको आज 20,000 रुपये मिल गए, लेकिन आपको उस 20,000 रुपये का काम अगले महीने करना है, ठीक है, तो ये वेजेस नॉट येट अर्नड है, ये भी डिडक्शन रिकवरी कर सकता है एम्प्लॉयर, अलाउड है। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी जो भी लोन्स हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी रिकवरी एम्प्लॉयर कर सकता है आपके वेजेस से। डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड इंश्योरेंस स्कीम, इसका भी डिडक्शन अलाउड है। अब देखिए जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो रेड कलर के हाईलाइटेड हैं या मार्क्ड हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट हैं उन्हें मार्क नहीं किया है, फिर अलग से लिखे हुए हैं इस PDF में। नाउ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड्स, सेक्शन 13A, हर एम्प्लॉयर को रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, जिसमें क्या क्या होगा, पर्सन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कौन है, वो क्या काम करता है, उसे कितने वेजेस दिए जाते हैं, कितने डिडक्शन किए जाते हैं उसके वेजेस से, उसके रिसीट्स और अदर पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एम्प्लॉयर को ये जो रजिस्टर और रिकॉर्ड्स हैं इसे लास्ट एंट्री की डेट से 3 साल तक मेंटेन करना होगा, यानी रखना होगा संभाल कर। अब ये संभाल कर क्यों रखेगा, क्या करेगा इसका, ये नहीं करेगा, असल में जो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो एक रीजनेबल टाइम पर आकर अगर ऐसा कोई केस जाता है किसी कोर्ट के पास या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने, तो उसे ये रजिस्टर्स चेक करने होते हैं, ठीक है। अब इंस्पेक्टर्स सेक्शन 14 में है इंस्पेक्टर्स। अब देखिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर वो होगा सॉरी फैक्ट्री इंस्पेक्टर वो होगा जिसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में अपॉइंट किया गया है, और सारी फैक्ट्रीज़ के लिए इस एक्ट में भी उसे ही इंस्पेक्टर माना जाएगा, ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में अपॉइंट किया गया। नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेलवे वर्कर्स के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट अदर इंस्पेक्टर्स फॉर अदर इस्टेब्लिशमेंट्स, यानी कि बाकी की इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो दूसरे इंस्पेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, ऑब्वियसली नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, और उनकी लोकल लिमिट्स डिफाइन कर सकती है जहां पर वो फंक्शन करेंगे, बेसिकली उनका जूरिसडिक्शन। अब देखिए जिनको नहीं पता, जूरिसडिक्शन बेसिकली एक एरिया ऑफ वर्क होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भोपाल में जो टीटी नगर एरिया है, मान लीजिए वहाँ पर कोई क्राइम होता है, तो जो टीटी नगर थाना है वो उसके जूरिसडिक्शन का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा कि इंदौर से कोई पुलिस इंस्पेक्टर गया और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगा, नहीं, इंदौर से जो इंस्पेक्टर जाएगा वो उसके जूरिसडिक्शन के बाहर होगा, ठीक है। जूरिसडिक्शन बेसिकली काम करने का दायरा या लिमिट्स। अब इंस्पेक्टर की पावर्स, देखिए इंस्पेक्टर की पावर्स ऑलमोस्ट हर एक्ट में बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जामाइन एंड इंक्वायर टू चेक इफ़ द एक्ट इज़ बीइंग फॉलोड, यानी एक्ट के प्रोविजंस को किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये चेक करना, एग्जामाइन करना, इंक्वायर करना इंस्पेक्टर का काम है। किसी भी प्रमाइसेस में, रेलवे हो या फैक्ट्री हो या अदर इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पर रीज़नेबल टाइम पर इंस्पेक्टर जा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है और सर्च कर सकता है, ठीक है, लेकिन रीज़नेबल आवर्स पर। ऐसा नहीं जब मन आया मुँह उठा के चले गए, ऐसा नहीं, रीज़नेबल टाइम होना चाहिए वो। सुपरवाइज द पेमेंट ऑफ वेजेस, जो भी वर्कर्स को पेमेंट किए जा रहे हैं वेजेस के, उसको सुपरवाइज करना। डिमांड करना रजिस्टर और रिकॉर्ड्स की, जो अभी हमने देखा था पिछले सेक्शन में, जो मेंटेन करता था एम्प्लॉयर, उसे डिमांड करेगा, लेकिन ये जब भी रजिस्टर और रिकॉर्ड्स चेक करने आएगा तो पहले एक रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए उसके पास। नाउ सीज एंड टेक कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे उन्हें अपने कब्जे में ले सकता है या फिर उसकी कॉपीज ले सकता है। एंड एक्सरसाइज अदर प्रेस्क्राइब्ड पावर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी उसे अपॉइंट करती है। अब एम्प्लॉयर किसी को फोर्स नहीं कर सकता ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए जिसका जवाब देने के बाद वो इंसान खुद को ही मतलब इनक्रिमिनेट कर दे, यानी खुद को ही वो दोषी घोषित कर दे। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए इंस्पेक्टर किसी को फोर्स नहीं कर सकता, कैन नॉट फोर्स एनीवन, ठीक है। और जो भी सर्च और सीजर होगा वो सभी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के रूल्स के हिसाब से होगा। नाउ सेक्शन 14A, फैसिलिटीज़ टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर्स, यानी कि हर एम्प्लॉयर जब भी इंस्पेक्टर उसकी कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट में आएगा या फैक्ट्री में आएगा, तो उसकी एंट्री, इंस्पेक्शन, सुपरविजन और एग्जामिनेशन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं डालेगा, बाधा नहीं डालेगा। जो भी फैसिलिटीज़, रीजनेबल फैसिलिटीज़ इंस्पेक्टर्स को चाहिए होंगी वो उसे प्रोवाइड करवाएगा एम्प्लॉयर। नाउ सेक्शन 15 में
जो भी पेनल्टीज़ और क्लेम्स होते हैं और कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ होंगी जो उन क्लेम्स और पेनल्टीज़ को डिसाइड करेंगी, उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करेगी, ठीक है, और ये जो अथॉरिटीज़ होंगी इनका जुरिसडिक्शन भी डिसाइड करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ताकि जो भी क्लेम्स हैं और जो भी पेनल्टीज़ हैं वो ये अथॉरिटीज़ इम्प्लाई कर सकें। अब ये अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले तो कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जो फंक्शन कर रहा है या तो रीजनल लेबर कमिश्नर के तौर पर या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के तौर पर, जिसे 2 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम। ALC अलग से UPSC भी इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर ALC को जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस है उसे अपॉइंट कर सकती है। कोई भी ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट का है, यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसकी रैंक ALC से नीचे नहीं होनी चाहिए और उसे भी कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी भी लेबर कोर्ट का या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत, ओके। एंड इन सब के अलावा भी कोई भी ऑफिसर जिसे एक्सपीरियंस है एज अ जज ऑफ सिविल कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन्हें भी अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो एक से ज़्यादा अथॉरिटीज़ को भी अपॉइंट कर सकती है इस एक्ट के तहत। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लेम को फाइल कौन कर सकता है, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अभी आगे पता चलेगा क्यों। सबसे पहले तो अफेक्टेड वर्कर देमसेल्फ, यानी जिसके वेजेस काटे गए हैं, डिडक्शन किया हुआ है या फिर कम वेजेस दिए गए हैं, वो खुद कर सकता है। उसका लॉयर कर सकता है जो वर्कर को रिप्रेजेंट करता है वो। जिस ट्रेड यूनियन का वो मेंबर है उसका कोई ऑफिशियल कर सकता है, लेकिन रिटर्न ऑथराइजेशन के बाद। इंस्पेक्टर कर सकता है या फिर कोई भी दूसरा इंसान कर सकता है, लेकिन अगर इस अदर पर्सन को क्लेम फाइल करने के लिए अथॉरिटी की परमिशन लेना ज़रूरी है, जो कि ऊपर अभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिन्हें अपॉइंट किया है उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है। नाउ टाइम लिमिट, कब तक इन डिडक्शन ऑफ वेजेस के लिए क्लेम फाइल किया जा सकता है, तो इसकी टाइम लिमिट है 12 महीने, ठीक है। बट गवर्नमेंट इस एक्ट में ये प्रोवाइड करती है कि आप 12 महीने के बाद भी क्लेम को फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, रीजनेबल कॉज होना चाहिए कि आप पिछले 12 महीनों में क्लेम फाइल क्यों नहीं कर सके, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ भैया आपके पास एक रीजनेबल कॉज था, तो आप अब क्लेम को फाइल कर सकते हैं। अब अथॉरिटी करेगी क्या? सबसे पहले तो दोनों पक्षों को सुनेगी अच्छे से, ठीक है, और अगर उसे ये कंफर्म हो जाता है, ये मान लेती है अथॉरिटी कि हाँ एम्प्लॉयर की गलती है, तो फिर जो भी डिडक्टेड अमाउंट है उसका रिफंड डायरेक्ट कर सकती है। डिलेड वेजेस हैं, अगर वेजेस डिले हैं या फिर टाइम पर नहीं दिए हैं एम्प्लॉयर ने, तो उनका पेमेंट भी डायरेक्ट कर सकती है, और कंपनसेशन भी जो अथॉरिटी है वो डायरेक्ट कर सकती है। अब कंपनसेशन कैसा होगा? अगर पेमेंट के जो वेजेस के डिडक्शन का केस है, तो फिर जो भी अमाउंट डिडक्टेड है उसका 10 गुना तक कंपनसेशन, मान लीजिए 300 रुपये डिडक्ट किए थे एम्प्लॉयर ने, तो उसका 10 गुना तक जो अथॉरिटी है वो कंपनसेशन के तौर पर वर्कर को दिलवा सकती है, 3000 रुपये तक, ओके। ये सिर्फ एग्जांपल है। अगर वेजेस डिले होते हैं तो फिर उस केस में 1500 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये तक का कंपनसेशन वर्कर को दिलवा सकती है अथॉरिटी, इवन इफ़ अमाउंट इज़ पेड बिफोर डिस्पोजल अप टू 2000 कंपनसेशन। अब देखिए, इसका सीधा कहना ये है कि मान लीजिए कोई केस है जो अथॉरिटी के पास चला गया, मान लीजिए ALC के पास चला गया, असिस्टेंट लेबर कमीशन के पास ये केस चला गया, लेकिन एम्प्लॉयर ने केस चलने के दौरान ही वर्कर को अपना पूरा अमाउंट जो भी उसका बचा हुआ था, या तो डिडक्टेड या डिलेड जो भी वेजेस थे, वो सभी वर्कर को उसने दे दिए। लेकिन इस केस में भी अथॉरिटी डायरेक्ट कर सकती है कि 2000 तक के कंपनसेशन आप वर्कर को दो, ठीक है, क्योंकि केस ऑलरेडी अथॉरिटी के पास जा चुका है। अब ये जो भी केसेस होंगे इनका डिस्पोजल का टाइम लिमिट कितना है? तो ये है 3 महीने, यानी 3 महीने में एज फार एज पॉसिबल अथॉरिटी को इसका डिसीजन देना होगा।
अब ये टाइम पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर दोनों पार्टीज़ अग्री हों तो। दोनों पार्टीज मानती हैं कि 3 महीने से ज़्यादा भी इसे चलाना चाहिए इस केस को, तो ही ये केस 3 महीने से ज़्यादा चलेगा। अब देखिए, नो कंपनसेशन फॉर डिले। कंपनसेशन किन केसेस में नहीं दिया जाएगा? सबसे पहले तो बोनाफाइड एरर या फिर डिस्प्यूट अबाउट अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉयड पर्सन। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने जो भी वेजेस डिडक्ट किए हैं या डिले किए हैं वो उसने जानबूझकर नहीं किए, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, वो किसी और कॉज की वजह से हुए हैं। ऐसा अगर अथॉरिटी के सामने साबित होता है तो ही अथॉरिटी कह सकती है कि कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल था पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए वो ऐसी इमरजेंसी या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में था कि वो वेजेस को पे नहीं कर पाया, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, फैमिली इमरजेंसी हो सकती है उसकी, और वो हो सकता, कुछ भी हो सकता है, XYZ, उसका एक्सीडेंट हो सकता है ना। कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाया। इस केस में भी कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर एम्प्लॉयड पर्सन जो है, वर्कर जो है, वो या तो अप्लाई नहीं कर पाया या फिर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो भी कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, अब क्या आता है, कोई मान लीजिए जो हमने अभी ऊपर एप्लीकेंट्स जो पढ़े थे कि क्लेम को फाइल कौन कौन कर सकता है, वो अगर किसी गलत इरादे से यानी पैसे ऐंठने के चक्कर में एम्प्लॉयर पर केस करता है तो अथॉरिटी डायरेक्ट कर सकती है कि 375 रुपये 375 रुपीज़ का एक पेनल्टी उस एप्लीकेंट पर लगाई जाएगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वर्कर पर लगाई जाए, जो भी क्लेम को अप्लाई कर रहा है, क्लेम के लिए फाइल कर रहा है, उस पर ये पेनल्टी लगेगी। और वो पेनल्टी मिलेगी एम्प्लॉयर को या फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी को। नाउ पेनल्टी इफ एप्लीकेंट शुडंट हैव बीन फोर्स्ड टू कम हियर, मतलब एम्प्लॉयर चाहता तो ये केस अथॉरिटी के पास आने से रोक सकता था। बेसिकली सीधा सीधा ये है कि अथॉरिटी ने डायरेक्ट पहले ही कर दिया था, पहले ही बोल दिया था कि आप इतना इतना कंपनसेशन वर्कर को दे दो, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर ने नहीं दिए, वो नहीं माना, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूँ पैसा। तो इस केस में अगर वर्कर को अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है मजबूरी में कि वो कंपनसेशन दे ही नहीं रहा, वो तो है ना, वेजेस पे ही नहीं कर रहा, तो इस केस में भी अगेन 375 रुपीज़ की पेनल्टी एम्प्लॉयर पर लगेगी जो कि गवर्नमेंट को देनी होगी। ये पेनल्टी वर्कर के पास नहीं जाएगी, ये गवर्नमेंट के पास जाएगी। ओके, रिकवरी ऑफ अमाउंट्स कैसे होगा? जैसे कि मजिस्ट्रेट ने एक फ़ाइन इम्पोज किया हो उस तरीके से अमाउंट्स की रिकवरी की जाएगी। नाउ सेक्शन 16 कहता है सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर दो अनपेड ग्रुप के लिए। मान लो बहुत सारे वर्कर्स हैं, 10-20 वर्कर्स हैं जो सेम कॉस्ट से जूझ रहे हैं, मान लें उनके वेजेस पे नहीं किए गए या फिर अनरीजनेबल या आर्बिट्रेरी डिडक्शंस कर लिए गए हैं, तो उनके लिए एक सिंगल एप्लीकेशन दे दो सभी के लिए। ओके, मल्टीपल पेंडिंग एप्लीकेशंस अगर हैं, सेम ग्रुप की हैं, तो उन्हें भी अथॉरिटी ऐसे ट्रीट कर सकती है जैसे कि वो एक सिंगल एप्लीकेशन हो, ठीक है। यानी उन्होंने फाइल अलग अलग की थी लेकिन सभी एक ही ग्रुप की हैं, एक ही कॉज है सभी का, अनपेड ग्रुप के हैं, तो अथॉरिटी ऐसे मान सकती है कि ये एक ही एप्लीकेशन है। सेक्शन 17 में अपील्स की बात की गई है। अब देखो, अपील कब कर सकते हो? अथॉरिटी का ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयर अपील कर सकता है अगर टोटल वेजेस और कंपनसेशन 300 रुपये से ज़्यादा हो रहे हैं या फिर उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी 1000 से ज़्यादा बढ़ रही है। वर्कर या फिर लीगल प्रैक्टिशनर जो है या फिर कोई भी ऑफिशियल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, वो अपील कर सकता है अगर वेजेस रुके हुए हैं। इंडिविजुअल के केस में 20 रुपये से ज़्यादा वेजेस रुके हुए हैं, और एक ग्रुप है अगर तो उसमें 50 रुपये से ज़्यादा वेजेस रुके हुए हैं, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं। और पर्सन जिस पर पेनल्टी लगी है सेक्शन 15 क्लॉज 4 में, वो भी इसमें अपील कर सकता है। अपील कहाँ पर होगी? प्रेसिडेंसी टाउन के केस में, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में, और बाकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। नाउ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयर्स अपील। अब एम्प्लॉयर जब भी अपील करेगा तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो जो भी अमाउंट पहले अथॉरिटी ने उसे डायरेक्ट किया था, मतलब ऊपर जो अभी हमने पढ़ा था, अथॉरिटीज़ ने उसे बोला है कि इतना अमाउंट आप वर्कर को दो, सबसे पहले वो अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद एनी ऑर्डर डिसमिसिंग एन ऑर्डर शाल बी फाइनल, मतलब उस ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर डिसमिस कर रहा होगा वो फाइनल होगा, उस पर कोई अपील नहीं होगी।
एंड स्टे ऑफ पेमेंट, अथॉरिटी कैन विथ होल्ड पेमेंट पेंडिंग अपील इफ डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। मतलब जो भी पेमेंट पेंडिंग है उसे कोर्ट के ऑर्डर पर अथॉरिटी है जो है वो विथ होल्ड कर सकती है। एंड रेफरेंस टू हाई कोर्ट, यानी कि कोर्ट कैन रेफर क्वेश्चंस ऑफ लॉ टू द हाई कोर्ट। यानी अगर कोई ऐसा केस है या फिर ऐसा सवाल होता है किसी इस लॉ में, तो कोर्ट अगर लगता है उसे तो वो इस केस को हाई कोर्ट में भी रेफ़र कर सकती है। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट हैं। कंडीशन फॉर एम्प्लॉयर्स अपील सिर्फ यही है, फर्स्ट वाला पॉइंट, मस्ट डिपॉजिट द अमाउंट डायरेक्टेड टू बी पेड। अपील के पहले वो अमाउंट उसे डिपॉजिट करना होगा जो कि सर्टिफाइड अथॉरिटी ने इसे बोला है। उसके बाद अब ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इन्हें बस आप एक बार पढ़ लीजिए। और देखिए टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी ये 4-5 बेयर एक्ट्स जो हैं वो सभी अपलोड कर दी हैं। और बेयर एक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसके जो वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड्स उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको आप एक बार ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा अब देखिए बेयर एक्ट को आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार आप उसे पूरा पढ़ लीजिए टॉप टू बॉटम। उसके बाद जो भी ये नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उसमें से इन नोट्स के ज़रिए आप इजीली पढ़ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इसमें ऑलरेडी दी हुई हैं। ओके, और अगेन ये एक्ट्स पढ़ने का मैंने रीज़न ऑलरेडी बता दिया है। और कई एग्ज़ाम्स में जो पुराने एक्ट्स हैं जैसे कि आईपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है, सीपीसी हैं, ये सभी पुराने फॉर्म में ही पूछी जा रही हैं, जबकि नए जो कोड्स हैं बीएनएस वगैरह वो सभी लागू हो चुके हैं भारत में, लेकिन फिर भी पुरानी एक्ट्स ही पूछी जा रही हैं। तो एक ये भी रीज़न है इन एक्ट्स को पढ़ने का। ठीक है, बाकी आप निश्चिंत रहिए, जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं एज इट इज़। ओके, कुछ भी इररेलिवेंट नहीं पढ़ेंगे। और रिसेंटली इंटरनेट के ऊपर ये भी खबरें आ रही हैं कि ईपीएफओ की वैकेंसी कैंसिल हो सकती है, बट स्टिल आई रिकमेंड कि जब तक कुछ भी पुख्ता नहीं हो जाता तब तक आप अपनी तैयारी बंद मत कीजिए। पढ़ाई में आपका कुछ जा भी नहीं रहा है ना, पढ़ना तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ ही है। आप अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखिए। ओके, और ये हैं कुछ PYQs जो पहले आए हुए हैं इस एक्ट से। एन एम्प्लॉय शैल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 शुड द एम्प्लॉय बी ड्रॉइंग अ मैक्सिमम मंथली वेजेस। ठीक है, अब ये देखिए इसमें 18,000 रुपीज़ भी है और 24 भी है। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से 24,000 रुपीज़ वाले जितने भी वर्कर्स हैं उनको इस एक्ट में कवर किया गया है। ठीक है, अब ये बाकी के 2 क्वेश्चंस और हैं, इन्हें आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो भी हमने अभी पढ़ा हुआ है सिर्फ वही पूछे गए हैं। ओके, तो ये थी आज की क्लास, इसमें हमने पेमेंट ऑफ वेजेस पूरी तरह से कवर कर लिया है। बेयर एक्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, ये जो नोट्स हैं ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।